नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेकर के, जिसमें 3 एग्जिस्टिंग लॉज को हटा करके उनकी जगह 3 नए लॉज लाने की बात की जा रही है। दैट मीन्स कॉलोनियल पीरियड में बने हुए जो लॉज हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि कॉलोनियल लेगेसी को खत्म किया जा सके। समझे? तो 2 आर्टिकल्स हैं इससे संबंधित। एक तो है आपका इस एडिटोरियल पेज पे, एक है आइडिया पेज पे। दोनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट पॉइंट है डिबेट द कोड। देखो जी, बात ऐसी है कि पार्लियामेंट का अभी विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन में 3 बिल्स, वैसे देखा जाए तो मॉनसून सेशन में ये तीनों बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा चुके थे, बट यस, उनको फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजा गया और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के ओपिनियन के आने के बाद में अब फिर से उन्हीं तीनों बिल्स पे एक बार फिर से डिबेट जो है पार्लियामेंट में स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली वो 3 बिल्स कौन से हैं, वो देखो संबंधित है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। देखो, हमारे यहाँ पर जो क्राइम होता है उनको टैकल करने से संबंधित ये प्रोविजंस हैं। बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 पिलर्स होते हैं। एक तो होती है पुलिस, दूसरी होती है जुडिशरी और तीसरी होती है जेल। ये तीनों मिलकर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, पुलिस अपने लेवल पे काम करती है, जो कि अरेस्ट करने का काम हो गया, इन्वेस्टिगेशन का काम हो गया। जुडिशरी एडजुडिकेट करती है कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कोई गलत है तो फिर उसके खिलाफ में या फिर उसमें कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं या फिर कैसे उनमें रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं क्रिमिनल्स में, वो काम करती है जेल। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पीजेजे जो है वो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये 3 बिल्स कौन से हैं, पहले तो देखें। आपको पता है इंडियन पीनल कोड आपके पास में, उसको रिप्लेस करके नया बिल लाने की, नया लॉ लाने की बात की जा रही है, जिसको बोला जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके अलावा सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको रिप्लेस करके लाने की बात की जा रही है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। और तीसरा है इंडियन एविडेंसेस एक्ट, इसको रिप्लेस करके लाने की कोशिश की जाती है भारतीय साक्ष्य एक्ट, भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो कहने का मतलब 3 जो बिल्स हैं, 3 जो एक्ट्स हैं, उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बहुत ही ढीला है, बहुत ही फंसा हुआ है, बहुत इनफेक्टिव है। इस चक्कर में ये कहीं ना कहीं एक वेलकमिंग स्टेप है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि वाकई में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो कानून, सबसे पहली बात तो कई सौ साल, मतलब कई साल पुराने हैं, एक सदियों पुराने लॉज हैं। आईपीसी तो 1860 का है भाई, ठीक है, तो बहुत पुराने लॉज हैं ये। इन लॉज को एवॉल्व होने में बहुत समय लगा है, और ये जो एक एक्सरसाइज है जिसमें आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जल्दबाजी का एक भी स्कोप नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आप करने जा रहे हो वो तो पता नहीं मिले या ना मिले, पर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो वेलकमिंग है, बहुत बढ़िया बात है, पर जल्दबाजी ना की जाए। अब देखो, ये जो बिल जब मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस हुए थे तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में इसको फॉरवर्ड कर दिया था, और उस कमेटी को लीड किसने किया था? बीजेपी से ही एमपीएम ब्रिजलाल, उन्होंने, और बाकी ऑपोजिशन लीडर्स भी उसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्शन का ये आता है कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो भी एक्सपर्ट्स से आपने ओपिनियन लिए थे, देखो आपको पता है कि पार्लियामेंट में सारी प्रोसीडिंग एकदम पूरा हाउस में नहीं हो सकती, राज्यसभा लोकसभा इनमें, तो ऐसे में इनके काम को रिड्यूस करने के लिए या इनके वर्क्स को कंटिन्यू करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करते हो कि उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो एक्सपर्ट एमपीज हैं उनको इन्वॉल्व करते हो, या फिर कुछ एमपीज की लीडरशिप में वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, प्लस आप एक्सपर्ट्स के भी ओपिनियन लेते हो। जैसे कि यहाँ पर हम इंडियन पिनल सिविल या आप कहो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड प्रोविजंस के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड इंडिविजुअल्स को बुला करके उनके ओपिनियन लिए जाते हैं कि भाई हम ये बिल बनाना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना। दैट मीन्स एक प्रॉपर कंसल्टेशन होता है एक्सपर्ट्स के साथ में। बोले यहाँ पर एक तो ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि एक्सपर्ट जो थे, जिन भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनका कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल था कि गवर्नमेंट ने बेसिकली उन्हीं लोगों को इस
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ओपिनियन के लिए बुलाया गया था उन्हीं एक्सपर्ट्स को जिनको गवर्नमेंट ने खुद ने अपॉइंट किया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट अपने फेवर के लोगों के साथ कंसल्ट करवा रही थी इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में। ये कहीं ना कहीं एक सवाल की बात है। दूसरा ये बताया गया है कि इनमें कुछ क्रूशियल इश्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उनको टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बोले ये वेग वर्ड्स हैं, अनक्लियर हैं, तो इनको टैकल कैसे किया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस अपनी मनमानी करेगी। तो सिविल लिबर्टी जो हैं, हमारे यहाँ पर जो अधिकार मिले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। पर फिर भी इन लॉज में क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ क्रूशियल, कुछ निर्णायक परिवर्तन किए जा रहे हैं। उनमें सबसे पहला परिवर्तन तो क्या है कि टेररिज्म, करप्शन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिनके लिए पहले अलग से लॉज हुआ करते थे, अब उनको इन तीनों लॉज में किसी एक में प्रोविजन में, या तो आईपीसी में या सीआरपीसी में इनके प्रोविजन किए जा रहे हैं। दैट मीन्स ऑर्डिनरी लॉज में पहले कभी इस तरीके की बातें नहीं थी। टेररिज्म, करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनको टैकल करने के लिए आपके पास में स्पेसिफिक लॉज थे। अब आप क्या कर रहे हो, उन स्पेशल लेजिस्लेशन के साथ साथ में इन साधारण कानूनों के तहत भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कराना चाह रहे हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाएगी कि बात किसकी चलेगी। वो स्पेशल लॉज है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में लॉ अवेलेबल है, दैट इज यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। और दूसरा आप यहां पर ये जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये लेकर के आ रहे हो। बोले इसमें अगर आप प्रोविजन डालोगे तो इनमें से कौन प्रिवेल करेगा, ये कहीं ना कहीं एक इशू क्रिएट कर सकता है। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशल लेजिस्लेशन में तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को फाइनल करना होता था कि कौन क्रिमिनल है, किसको पनिश करना है। बट यहां पर आप ऑर्डिनरी लॉ में क्या कर रहे हो कि अक्यूज जो है, जो आरोपी होगा, जिस पे आरोप लगेगा, उसको अपनी निर्दोषता को साबित करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रूफ का जो बर्डन है वो अक्यूज पे आ गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं बोले गड़बड़ है। यहां पर अक्यूज को आप अरेस्ट कर लोगे, वो अगर प्रूफ साबित नहीं कर पाया तो आप उसके खिलाफ में कार्रवाई करते जाओगे। दैट मीन्स स्टेट अपनी पावर बहुत ज्यादा रूल करेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि स्पेशल लेजिस्लेशन और ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आप दोनों एक ही इशू के ऊपर बना रहे हो, और साथ में अक्यूज के ऊपर ये आप बर्डन डाल रहे हो कि भाई तू ही साबित कर कि तू निर्दोष है। तो ये बोला कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि पुलिस कस्टडी का पहले पीरियड 15 दिन हुआ करता था, अब बोला पुलिस कस्टडी का पीरियड बढ़ा करके आप 3 महीने कर रहे हो। तो ऐसे में बोला पुलिस जो है मिसयूज कर सकती है, सिविल लिबर्टीज को कहीं ना कहीं रोक सकती है। कहने का मतलब अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया ना तो 3 महीने तक भी जेल में रखा जा सकता है, केवल इंक्वायरी के नाम पर। ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ में कोई दोष साबित हो गया, कन्विक्शन हो गया, ऐसा नहीं। पहले 15 दिन तक ही रख सकते थे, पर अभी 90 दिन तक रखने की बात की जा रही है। तो ये बोला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम डीकोलोनाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लॉज जो हैं, ठीक है, सीआरपीसी, आईपीसी या आईपीसी और एविडेंस एक्ट और ये सारे, बोले इनमें कॉलोनियल लेगेसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बोला हम इसको अब खत्म करके हमारे खुद के देश के लिए और देश के लोगों के द्वारा इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, या दो देश के लोगों के द्वारा इलेक्टेड एमपीज के द्वारा जो गठित लोकसभा है या राज्यसभा, उसके द्वारा हम कानून बनाना चाहते हैं। तो भैया आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें कि कहीं ना कहीं आप पावरफुल किसको बना रहे हो, स्टेट को। दैट मीन्स पुलिस को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेडिशन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एडल्ट्री, इनके बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इनको रिपील कर रहे हो, हटा रहे हो। अब यहाँ पर एक एक को देखें। अगर हम सेडिशन की बात करें तो सेडिशन के लिए राजद्रोह हिंदी में शब्द आता है ना, राजद्रोह। दैट मीन्स सरकार के खिलाफ में कोई कार्रवाई करे। और अंग्रेजों का यही सिस्टम था कि अंग्रेजी सिस्टम के खिलाफ में कोई भी आवाज उठाएगा तो उनके खिलाफ में सेडिशन चार्जेस लगेंगे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक उनके खिलाफ में चला था। तो राजद्रोह वर्ड को हटा करके देशद्रोह नाम डाल दिया गया। तो कहने का मतलब एक तो पॉइंट ये आ गया कि देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इनको अगर कोई भी
खतरा पहुंचाने वाली एक्टिविटी की जाएगी तो उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, ना कि केवल सरकार के। अब सवाल यह कि ये डेफिनेशन भी कौन देगा? अगेन वही गवर्नमेंट। तो बोला अपर हैंड गवर्नमेंट अपने हाथ में रख रही है। दूसरी बात आ रही है एडल्ट्री। एडल्ट्री की अगर बात करें तो इसको देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, तो इसको तो रिमूव करने से आप रिमूव करो या ना करो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। एडल्ट्री का मतलब हो गया एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें आप क्या करते हो कि शादी के बाद में अपने दूसरे मतलब इंडिविजुअल्स के साथ में अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कंसिडर होती थी, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके चलते अब ये तो हट गया। फिर बात आती है सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है, अब सेक्शन 377 को नो डाउट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये कहो कि होमोसेक्सुअलिटी के आधार पर कोई अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम यहां पर ये है कि सेक्शन 377 को आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हो, इसमें रिस्क हो जाएगा। वो कैसे? कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप अगर कंसेंसुअल है, दैट मीन्स अपनी इच्छा से कोई होमोसेक्सुअलिटी को कंटिन्यू करना चाहता है, तब तो देखो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर किसी इंडिविजुअल के साथ में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो कॉर्सिव है, फोर्सफुल है, तो उसको रोकने के लिए आपको सेक्शन 377 की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो कि अब आप हटा रहे हो। तो ऐसे में सेम सेक्स रेप केस अगर आते हैं तो उनको कैसे टैकल करोगे? फिर आप बोले सेक्शन 377 को कंप्लीटली एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, और जो प्रोविजन हटना चाहिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया कि भाई होमोसेक्सुअलिटी अगर अपनी खुद की चॉइस पे हो रही है तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर छोटे बच्चों की बात समझो एक बार, ठीक है, कोई फोर्सफुल एक्शन ले रहा है, फोर्सफुल किसी के साथ रेप कर रहा है सेम सेक्स के इंडिविजुअल्स, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं सेक्शन 377 का रहना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी में कानून पास करने की जरूरत नहीं है, ये मामला सारा का सारा पूरे देश के सिस्टम से संबंधित है। तो सोच समझ करके इस पे डिबेट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और फिर फाइनली इस पे वोटिंग हो। ठीक है, तो ये था एक आर्टिकल। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है इन कस्टडी सिविल लिबर्टीज। वही कंटेंट कंटिन्यू कर रहे हैं हम, बस यहां पर एक दो एडिशनल प्रोविजंस की हम बात कर लेंगे। ठीक है, जो बातें ऑलरेडी डिस्कस कर दी उनको मैं सीधा बोल दूंगा कि हाँ ही हमने कवर कर लिया। ठीक है, बाकी आपके सामने हाईलाइटेड है कंटेंट। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन जो किया जा रहा है, बोला इसमें स्टेट की पावर को एक्सटेंशन मिल रहा है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सरकार पुलिस के थ्रू अपनी पकड़ ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिमूव करने के लिए आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसकी अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा बोला सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर अटैक है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले आर्टिकल में कि 15 दिन से बढ़ाकर आप पुलिस कस्टडी को 90 दिन तक लेकर के जा रहे हो। तो बोला इसमें एक इंडिविजुअल को केवल शक के दायरे पर भी अगर अरेस्ट कर लोगे तो 3 महीने तक जेल में रखोगे। तो ये तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्सेस बढ़ेगा कि नहीं, पुलिस अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ करेगी कि नहीं। ठीक है, फिर अगर बात करें तो स्पेशल लॉज में जो प्रोविजंस है, जैसे कि हमने बात की थी टेररिज्म की, ठीक है, करप्शन की, या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं उनकी, तो बोला उनके लिए आपके पास में स्पेशल लॉज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब आप ऑर्डिनरी लॉज में उनके प्रोविजन डाल करके ये कहते हो कि अक्यूज जो है वो अपनी निर्दोषिता को खुद साबित करे, तो बोले वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जो कि हमने प्रीवियस आर्टिकल में देख लिया। इसके अलावा पुलिस कस्टडी का ये इशू अगेन वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मान लो, यहाँ पर ये मानो कि जैसे मान लो एक्शन कब लिया जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ में, तो अगर हम बीएनएस फर्स्ट का मतलब भारतीय नागरिक संहिता फर्स्ट, इसका मतलब हम आईपीसी की बात कर रहे हैं, इंडियन पीनल कोड की एग्जिस्टिंग। बीएनएस फर्स्ट का मतलब हो गया एग्जिस्टिंग, और बीएनएस सेकंड का मतलब हो गया नया जो लाया जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड में यही आप डिस्क्रिमिनेशन समझे। तो राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर वर्डली एकदम अच्छे से चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हो, दैट मीन्स ऐसी कोई सूचना जो कि हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर खतरा पहुंचाए, सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए, तो उसको आप कहीं ना कहीं पनिश करने की बात कर रहे हो। बोले ये प्रोविजन तो आपका आईपीसी में भी था और अभी आप जो भारतीय नागरिक संहिता ला रहे हो उसमें भी है। तो इसका मतलब आपने कोई चेंज नहीं किए, चेंज किया है केवल शब्दों में, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बोले सेडिशन की बजाय अब आप
वहां पर क्या प्रोविजन डाल रहे हो? देशद्रोह, राजद्रोह को हटा करके देशद्रोह का नाम डाल रहे हो। तो ये चीज कहीं ना कहीं अपने आप में एक कहते हैं ना कि एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी इतनी नहीं है कि भाई आप किसको देशद्रोह बोलने वाले हो। ठीक है, अगेन फिर बात आती है कि ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, टेररिस्ट एक्ट्स हैं, इनकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हाँ भाई इनके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन आपके पास अवेलेबल है, स्पेसिफिक लॉज अवेलेबल हैं, फिर इन कानूनों को और लाने की ज़रूरत है क्या? फिर आगे बात आती है यहाँ पर, आगे देख सकते हो यहाँ पे कि टेररिज्म की डेफिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो डेफिनेशन डाली गई है भारतीय नागरिक संहिता सेकंड में, वो मोर और लेस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में जो सेक्शन 15 है उसके तहत जो डेफिनेशन है उसी को आपने कंटिन्यू किया है, जो कि कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी लाएगी कि आप इंप्लीमेंट कौन सा लॉ करने वाले हो। फिर ये प्रोविजन है कि जब भी कोई टेरर एक्टिविटी को टैकल करने की बात आएगी तो वहां पर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा? एसपी लेवल का कोई भी इंडिविजुअल हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उससे कम नहीं उससे ज्यादा रैंक का कोई इंडिविजुअल होगा, वही इस एक्शन को लेगा। अब वहां पर यह देखने वाली बात है कि वहां पर भारतीय नागरिक संहिता इंप्लीमेंट होगी या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 इंप्लीमेंट होगा। तो यहां पर सवाल यह है कि कौन सा एक्ट किस जगह पर इंप्लीमेंट होगा, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बस फिर पुलिस की जो कहते ना कि पुलिस की एक मनमानी जो है वो वहां पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। फिर अगर बात करें कि फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की गई है, बोलो बिल्कुल अच्छी बात है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस आर्टिकल में बात कर ली है। मोरलेस देखो चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, यहाँ पर एक दो चीज़ें एडिशनल अब आएंगी। क्या है? एक तो ये बोला जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उस टाइम पर टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज होगा, जैसे कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी जब कभी भी कोई सर्च या सीजर का काम किया जाएगा पुलिस के द्वारा। इससे क्या होगा कि पुलिस के फंक्शन में आप ट्रांसपेरेंसी लाना पॉसिबल कर पाओगे। दूसरा, आप यहां पर फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको भी आप अलाउ कर रहे हो। पर सवाल यहां पर यह आ जाता है कि क्या हमारे पास में इतना कुछ करने की बात हो रही है जो कि हम अच्छी बात बोल रहे हैं, क्या उनके लिए हर्डल्स एकदम क्लियर है, रास्ता एकदम साफ है? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पुलिस में वैकेंसी है। नंबर 2, जुडिशरी में केसेस ऑलरेडी बहुत सारे हैं। नंबर 3, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे, उनकी कमी है। तीसरी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर चाहिए होगी। जब अगर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो क्या आपके पास में प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अपैरल्स, या फिर आप कहो कि आपके पास अपैरल क्या मतलब आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं कि नहीं? आप साइंटिफिक मेथड्स को डिप्लॉय करना चाहते हो, क्या हमारे यहाँ पर इतने ट्रेंड पर्सनल्स हैं? तो कहने का मतलब ये है जो सारी कमियां हैं ना, उन कमियों को हमें करेक्ट करना होगा। इसके लिए देखो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए हैं, उनको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। फॉरेंसिक का मतलब आप जानते हो ना किस तरीके से जो एविडेंसेस होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके अलावा पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास परमानेंटली इंस्टॉल किए जाए, जिससे कि आप जिन लोगों को कस्टडी में रखना चाह रहे हो उनके साथ में कहीं पुलिस अत्याचार तो नहीं कर रही है, कम से कम उस पर नजरें रखी जा सके, और साथ में ये जो प्रोविजन है आपके बिल्स में ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो। तो बात ये बताई जा रही है कि ये जो 3 आप कानूनों की बात कर रहे हो, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ये जो साक्ष्य बिल है, भारतीय साक्ष्य बिल, इसकी अगर बात करें तो ये तीनों के तीनों बिल बातें तो बोल रही जा रही हैं कि हम पुराने जो एग्जिस्टिंग जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको चेंज करना चाह रहे हैं, पर सही मायने में आप वही काम करते हुए दिखाई दे रहे हो जो कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे हुआ था। दैट वाज टू इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ स्टेट। बोले यहां पर सरकार अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है, बट यस यहां पर जरूरत किसकी? एक प्रॉपर डिबेट की, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रीवियस आर्टिकल में। ठीक है, तो इशू वही था, इसलिए जल्दी से खींच दिया। डिस्कशन में यही है। थैंक यू वेरी मच।